हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के 1000 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 38 है। इससे पहले मैंने 37 पार्ट अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसे एक बार जाके देख लीजिए। ये आपको यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की श्रृंखला है, जो आगामी कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, यूपी टीजीटी पीजीटी दे रहे हो, जीआईसी दे रहे हो, एलटी ग्रेड दे रहे हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो, या किसी स्टेट का सेट एग्ज़ाम दे रहे हो, इवन यूजीसी नेट आप इस साल देना चाह रहे हो, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल, क्योंकि यूजीसी नेट की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी जो महाराष्ट्र सेट हुआ था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन एट इट इज़ जो यूजीसी नेट के वो डाला गया था। तो आप, और इसमें एक्चुअल में अच्छी बात यह है कि इसमें सारी यूनिट्स के क्वेश्चंस हैं, जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थ्योरी और पब्लिक कैट, जो भी है, मतलब जो इसके पार्ट हैं सारे से क्वेश्चन है। इंडियन 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 पॉलिटी। तो इससे आपकी प्रिपरेशन, जो आपने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ चुका है या जो नहीं भी पढ़ा है, तो क्योंकि मैं इस क्वेश्चन में ऐसा करती हूँ कि आपको क्वेश्चन का आंसर बताने के साथ साथ जिस क्वेश्चन में थोड़ी डाउट होती है उसको मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, ताकि आपकी जो समझ है वो अच्छे से वो क्वेश्चन को समझ पाए। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से ये चैनल आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प करिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ये असर्सन रीजन का क्वेश्चन है। तो असर्सन है, पर्यवेक्षक के पर्यवेक्षण के लिए व्यक्तियों की कोई आदर्श संख्या नहीं। ठीक है, और उसका तर्क क्या है? कार्य, समय, स्थान और सत्ता प्रत्यायोजन जैसे कारकों की परिवर्तनीयता के कारण नियंत्रण का क्षेत्र परिवर्तित होता है। तो इसका दोनों देखो, जब ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन करो ना, तो आप क्यों की लगा, जैसे ऐसे मैं पढ़ती हूँ, देखो, पर्यवेक्षकों के पर्यवेक्षण के लिए व्यक्तियों की कोई आदर्श संख्या नहीं होती, नहीं, क्योंकि कार्य, समय, स्थान, सत्ता प्रत्यायोजन जैसे कारक में परिवर्तनीयता के कारण नियंत्रण का क्षेत्र परिवर्तित होता है। तो बोथ आर करेक्ट, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने यह पूर्वानुमान लगाया है कि 20वीं में औद्योगिकरण की मांग के अनुरूप नव सामाजिक व्यवस्था की सुयोग्यतावश नौकरशाही अनुपयुक्त हो जाएगी? ये वॉरेन बेनिस ने बोला है, वॉरेन बेनिस ने बोला है। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला है, देखो, वॉरेन बेनिस ने यह पूर्वानुमान लगाया है कि 20वीं शताब्दी में औद्योगिकरण की मांग के अनुरूप नव सामाजिक व्यवस्था की सुयोग्यतावश नौकरशाही अनुपयुक्त हो जाएगी। और वॉरेन बेनिस ने पोस्ट ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन की संकल्पना दी। बेनिंग्स के अनुसार भविष्य का समाज नौकरशाही के उपकरणों पर न्यूनतम आधारित होगा। अब संबंधित तथ्य में और क्या क्या दिया हुआ, वॉरेन बेनिंग्स ने अपने आलेख, मतलब उनकी जो आलेख थी, पोस्ट ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप में ब्यूरोक्रेसी से आगे जाकर समाज एवं संगठन के विकास की बात कही है। ठीक है, वॉरेन बेनिंग्स की अहम पुस्तक चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन, एसेस ऑन द डेवलपमेंट एवं इवोल्यूशंस ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन 1966। अगला है 83 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिद्धांत परंपरागत सिद्धांत कहलाता है? तो कौन सा सिद्धांत परंपरागत सिद्धांत कहलाता है? ये संगठन का सिद्धांत जो है परंपरागत सिद्धांत कहलाता है, और बाकी जो जो है नया है। देखो, मानव संबंध सिद्धांत जो एल्टन मेयो ने दिया है, वैज्ञानिक प्रपंच टेलर ने दिया है, और नौकरशाही का सिद्धांत तो देखो, ये संगठन का सिद्धांत, ये परंपरागत सिद्धांत है, और ये बता दिए। देखो, संगठन का सिद्धांत लूथर, नौकरशाही का सिद्धांत मैक्स वेबर का है, वेबर का है। ठीक है, अगला है, इस अगर आप इसको एक्सप्लेन वाला पार्ट पढ़ना चाहते हो तो आप वीडियो को रोक के आप पढ़ लेना, नहीं तो लंबी वीडियो काफ़ी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन,
ये वाला क्वेश्चन ना कई बार एग्जामों में आ चुका है, कभी बहुत बार आपने देखा होगा, इससे पहले भी प्रीवियस ईयर आपने अगर यूजीसी नेट का लगाया होगा तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कई बार। और सारे एग्जाम में ना बस एक ही ऑप्शन को पूछ रहे, जैसे अस्मिता का संकट कब आया, तो फिर अब इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखो अस्मिता का संकट, इसका ऑप्शन मतलब आंसर हो जाएगा बी, अस्मिता का संकट 48 से 70। चुनौतियों का जो समय था, ये स्टेजेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो विकास हुआ ना, उसका है लोक प्रशासन। फिर है सिद्धांत कब बना, सिद्धांत आपको 27 से 37 तक। और राजनीतिक और प्रशासन का दिव्य, जब राजनीतिक शासन और प्रशासन लोक प्रशासन को अलग किया गया, उसको बोलते हुए 87 से 96। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य अंतर किया है। तो अंतर किया है आपको पॉल एप्लबी, फिर हर्बर्ट साइमन और सर जोसिया स्टैम्प। ठीक है, एलडी वाइट नहीं होंगे, सेकंड को आप एलिमिनेट कर दो, तो जिसमें सेकंड है उसको एलिमिनेट कर दो। देखो फ्रेंड, इस तरह के क्वेश्चन में आप ये देखो कौन सा नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो, तो आंसर आपको मिल जाएगा। हो सकता है इसमें से एक दो आपको नहीं भी पता, लेकिन आपको ये पता हो कि ये नहीं होंगे, तो भी आप क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। अगला है, इनमें से कौन नव लोक प्रशासन के कथ्यों को 5 मदों के अंतर्गत संप्रेक्षित करते हैं। प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक क्षमता, परिवर्तन, ग्राहक केंद्रित। तो ये मेरिन जो फ्रैंक मेरिनी है, जो नव लोक प्रशासन के लिए उन्होंने ये बताया है। क्या क्या, देखो अब इसको मैं थोड़ा ये वाला एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाए। फ्रैंक मेरिनी ने नवलोक प्रशासन की ये सब चीजें हैं, प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक क्षमता, परिवर्तन और ग्राहक केंद्रित के तथ्यों थीम को क्रमशः 5 पदों के अंतर्गत संप्रेक्षित किया। अब हो सकता है नवलोक प्रशासन को किसने स्टार्ट किया, ये सब टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इनकी बुक का नाम देखो, मेरिन ने अपनी पुस्तक टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मुर्नो बुक से भी सम्मेलन पूछता कि कब कब हुआ था। ठीक है, तो एक बार आप इसे पढ़ लेना। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन से वैज्ञानिक प्रबंध की मुख्य विशेषता क्या है। तो देखो इसमें मुख्य विशेषता आपका एकल प्रशासनिक विज्ञान, जिसमें सिद्धांत न केवल व्यापार बल्कि सरकार, धर्म और अन्य संगठनों पर लागू होता है, ऐसी बात नहीं है। बाकी तीनों देखो, कार्यात्मक, फॉरम, योजना क्रियान्वयन, पृथक्करण, विभेद खंडन, कार्य योजना। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक किसने लिखी, किससे संबंधित है, किससे संबंधित है। तो ये लोक चयन उपागम, पब्लिक चॉइस अप्रोच से है। तो देखो, द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन पब्लिक अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक का संबंध लोक चयन उपागम से है। इस पुस्तक के लेखक, अब देखो लेखक भी लिख लो क्योंकि हो सकता है अगली बार लेखक पूछ दे, विंसेंट ऑस्ट्रॉम है। ऑस्ट्रॉम लोक चयन उपागम के समर्थक है। हो सकता है कभी पूछ ले कि लोक प्रशासन उपागम के कौन से समर्थक है, इसमें 3 अलग नाम, एक इनका नाम दे दे। लोक चयन उपागम एक नवीन सिद्धांत है जो 20वीं सदी के 6ठे दशक के दौरान जन्मे लोक प्रशासन आंदोलन से जुड़ा हुआ सहगामी पक्ष माना जाता है। वस्तुतः लोक चयन उपागम राजनीति में आर्थिक सिद्धांत का समावेश करता है। अब लोक चयन उपागम क्या करता है, राजनीति में आर्थिक सिद्धांत का समावेश करता है। क्वेश्चन नंबर 89, आंतरिक संप्रेषण हो सकता है। तो आंतरिक संप्रेषण हो सकता है आपको ऊर्ध्वगामी, अधोगामी और आर पार, ये तीनों हो सकता है, ऑप्शन डी। ठीक है, देखो आंतरिक, ये जो संप्रेषण वाले जो टॉपिक है ये आपको फर्स्ट पेपर में भी आता है। आंतरिक संप्रेषण ऊर्ध्वगामी, अधोगामी, आर पार हो सकता है। आंतरिक संप्रेषण वह होता है जो संगठन तथा कार्मिकों के मध्य संबंध पर आधारित है। ऊर्ध्वगामी संचार
में संगठन के निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर सूचना का प्रवाह होता है। अधोगामी संचार के अंतर्गत संगठन के उच्चाधिकारी अपने निम्नाधिकारी तक सूचना भेजते हैं, जबकि संगठन में समान स्तरीय कार्मिक आपस में संचार करते हैं तो यह समस्तरीय या आर पार संचार होता है। मिलेट ने संचार के प्रशासनिक संगठन में रक्त धारा बताया। फिफ्नर की दृष्टि में संचार प्रबंध का हृदय। अब संचार के बारे में जो विभिन्न विचारकों के जो विचार है उसके बारे में। चेस्टर बर्नार्ड, संचार वह साधन है जिसके द्वारा किसी संगठन में व्यक्ति को एक समान उद्देश्य की प्राप्ति हेतु परस्पर संयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, संगठन में संघर्ष समाधान के लिए मैरी पार्कर फॉलेट ने निम्न में से कौन सा मार्ग सुझाया है? तो उन्होंने अधिपत्य, समझौता और एकीकरण, समर्पण को नहीं बोला है, थर्ड नहीं बोला, बाकी ये तीनों बोला। अब देखो इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। देखो, मैरी पार्कर फॉलेट ने संगठन संघर्ष समाधान के लिए क्रमशः अधिपत्य, समझौता, एकीकरण जैसे मार्ग सुझाए। फॉलेट के अनुसार सत्ता चीजों को संभव बनाने, कारणात्मक प्रेरक होने तथा बदलाव करने की क्षमता रखने वाली शक्ति है। फॉलेट किसी के ऊपर सत्ता के बजाय किसी के साथ सत्ता को बेहतर मानती है, क्योंकि वह अपने आप विकसित होने वाली सत्ता है जो मतभेदों एवं संघर्षों को कम करते हुए एक बेहतर समझदारी विकसित करती है तथा सहकारिता के प्रत्ययों को प्रोत्साहित करती है। फॉलेट के अनुसार किसी के ऊपर सत्ता जैसी स्थिति से छुटकारा पाना संभव नहीं, पर उनके मुताबिक इसे कम तो किया जा सकता है। इसे इच्छाओं के एकीकरण, परिस्थितियों के नियम अनुपालन और कार्यात्मक एकता के जरिए कम नहीं किया जा सकता है। फॉलेट के अधिकार को प्रोत्साहित सत्ता के रूप में परिभाषित किया और सत्ता को विकसित तथा इस्तेमाल करने के अधिकार के रूप में। 91 क्वेश्चन है। 91 क्वेश्चन में बोलता है कि विकास पर भ्रष्टाचार के नकारात्मक प्रभाव कौन कौन से हैं? तो विचार के तो ये सारा है। देखो, निम्न स्तरीय सामाजिक सेवाएं, निम्न आर्थिक वृद्धि, उच्च कर बोझ और सीमित सेवाएं, कृषकों को उनके उत्पादन की बिक्री को के कम अवसर। तो 1 2 3 4 सारे हैं। अगला है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित विकास कार्यक्रमों को आरोह क्रम में बताइए जो जो गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। तो देखो, ये दोनों आसपास ही हुए थे। तो सबसे पहले जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सेकंड, फिर इंदिरा गांधी, फिर फर्स्ट। देखो, इंदिरा गांधी पहले होगा, फिर फर्स्ट होगा, फिर थर्ड होगा, फिर फोर्थ होगा। अब कब कब है ये भी आप देख लो एक बार। देखो, इंदिरा आवास 1996 में, प्रधानमंत्री सड़क योजना 2000 में, दीनदयाल उपाध्याय योजना 14 में और अटल पेंशन 15 में। अगला क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार द्वारा राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में निम्न में से किन विशिष्टताओं का प्रारंभ किया गया? तो आपका सावधानी, देख रेख और सतर्कता, लाल फीताशाही नहीं। अगला है, निम्न समितियों के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जो जो समिति है उसको कालक्रमानुसार। तो सबसे पहले कोठारी समिति जो शिक्षा पे थी, फिर है सतीश चंद्र फिर हो जाएगा आपको योगेंद्र के अलिंगन समिति, फिर होता समिति। अब इस देखो, कोठारी 76, सतीश चंद्र 89, योगेंद्र समिति 2001 और होता समिति 2004। अगला है, लोक लेखापाल लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है यदि वह भारत का एक मुख्य न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो, उच्चतम न्यायालय एवं न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो,
प्रतिष्ठित व्यक्ति हो अथवा रह चुका हो, 10 वर्ष का अनुभव वाला प्रशासक हो अथवा रह चुका हो। तो इसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों इसकी है योग्यता। तो ठीक है, ये लोकायुक्त 2013 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को लोकपाल अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है, वो भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा रह चुका हो, वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो, या प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। लोकायुक्त संस्था का गठन 1972 महाराष्ट्र में हुआ था और 73 में राजस्थान, 75 में उत्तर प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाँ 96 क्वेश्चन। 96 क्वेश्चन, निम्न में कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नोडल मंत्रालय है? तो ये नोडल मंत्रालय आपको गृह मंत्रालय है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में निम्न में कौन सी सेवा वर्णित नहीं है? तो कौन सी सेवा वर्णित नहीं है? स्टार बना हुआ है, देखो इसमें सब होगा। देखो ये प्रश्न एलिमिनेट कर दिया गया, तो छोड़ ही दो। अगला क्वेश्चन 98, निम्न में से किस आयोग समिति के प्रत्येक जिले में नगरीय एवं ग्रामीण प्रतिनिधित्व के लिए जिला परिषद सृजन की अनुशंसा हुई है? तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा वारंट, उनके हस्ताक्षर और मुहर संहिता की जाती है? तो भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल, ये दोनों, फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 100, नीति आयोग है क्या है? एक स्टाफ अभिकरण है, एक सूत्र है, एक सहायक है, ना तो स्टाफ ना तो ये एक स्टाफ अभिकरण है। तो फ्रेंड्स, आज हमने 100 क्वेश्चन इसको कंप्लीट कर लिया। 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है आज हमने पूरे सॉल्व कर रखे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं अगले ईयर की क्वेश्चन लेके आऊँगी। अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्पफुल लग रहा है, अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प करिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय।